Hi everyone, so once again welcome you all to your channel फिजिक्स प्रोटोकॉल। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th का नया जर्नी। और हम लोग आज शुरू करेंगे आज 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th में हमें क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें, और उसका पूरा चैप्टर का समरी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो आज डिस्कस करेंगे। और टाइम बचने पे आज मैं जो चार्ज का प्रॉपर्टी है, बेसिक जो प्रॉपर्टी है चार्ज का, वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है 12th का। अबाउट 15 to 20% जो सिलेबस है 12th का, वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑक्युपाई करता है। ठीक है, और इस टॉपिक से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, इसको आप समझोगे तो काफ़ी इजी लगेगा। इसमें ना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है इसमें। ठीक है, बस वेक्टर का कंसेप्ट अच्छा से आना चाहिए, बाकी ये चीज़ आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखो हम पहले जो पहला जो चैप्टर है मेरा, वो है इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में से आपको फील हो रहा होगा स्टैट्स मतलब स्टैटिक। ठीक है, चार्ज जब स्टैटिक कंडीशन में होगा तो हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी उस चार्ज स्टैटिक की वजह से। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो हमें क्या क्या फेनोमेना होंगे उसकी वजह से, और क्या क्या पढ़ना होगा हमें, वो हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो, जब चार्ज रेस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या है कि हमें चार्ज रेस्ट में जब होगा तब उसकी वजह से जो जो चीजें होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले हम लोग बेसिक उसका ओरिजिन समझेंगे, कैसे ओरिजिन होता है, फील्ड लाइंस का कंसेप्ट समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं अलग अलग पॉइंट पे, वो समझेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ से पहले हम बात करेंगे एरिया फैक्टर और फ्लक्स का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको मैं बहुत एडवांस तरीके से आपको डिस्कस कराऊंगा विथ इमेजिनेशन। ठीक है, और उसके बाद जब गॉस लॉ कंप्लीट हो जाएगा तो हम कैपेसिटर्स करेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका अच्छा खासा टॉपिक है। इससे लगभग 5-7 वीडियोस कवर होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से अब देखो, जब चार्ज रेस्ट पे था तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हम ले रहे थे और उसकी वजह से ये सब सारे कंसेप्ट आ रहे थे। लेकिन जब चार्ज मूविंग हो जाएगा, ठीक है, जब चार्ज मूव करेगा तो हम जानते हैं कि जो चार्ज जब मूव करते हैं पर यूनिट टाइम तो करंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब हम जब करंट का जब कंसेप्ट आ जाएगा तो हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म का, क्योंकि किसी वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो एक करंट बनता है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो फिर हम मैग्नेटिज्म का बात करेंगे। मैग्नेटिज्म में अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग मटेरियल का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी थोड़ा लंबा टॉपिक है और काफ़ी इजी भी है। और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडे का दिया हुआ कंसेप्ट है होल, और ये काफ़ी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे AC जनरेटर का, DC जनरेटर का। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, फ्लक्स, ये सब सारी चीज़ें EMI में आएगी और काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है ये। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है और आपको समझने में बहुत आसानी भी होगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे AC करंट का। ठीक है, AC करंट जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, EMI का ही पार्ट है। EMI जब आप पढ़ोगे, AC जनरेटर का कंसेप्ट समझोगे तो आप ये समझ जाओगे AC करंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर RMS वैल्यू, ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें, उसका पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, AC और DC में क्या डिफरेंस होता है बेसिक, उस AC को हम कहाँ यूज़ करते हैं, फिर LCR, RC सर्किट, बहुत सारी चीज़ें हैं AC में, हम उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। और उसके बाद फिर मेरा ये सारा चार्ज जब मूव करेगा तो जो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा जो पोर्शन है, ठीक है, वो है जब चार्ज एक्सीलरेट करेगा। आप देख रहे हो कि चार्जेस जब अलग अलग कंडीशन में है तो क्या क्या चीज़ें हो रही है। आपको ऑल इन ऑल चार्ज के बारे में पढ़ना है, चार्ज का बिहेवियर पढ़ना है अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, अब देखो, जब चार्ज एक्सीलरेट करेगा तो क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम जानते हैं कि जो हमारा सन है, सन से जो
सनलाइट आती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और वो प्रोपगेशन वेक्टर जो जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करती है उसके दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो बिहेवियर शो करने वाली जो लाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इसमें हम बात करेंगे इसका जो कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, ये 12th का जो आप सेकंड पार्ट है उसमें है मॉडर्न फिजिक्स। उसमें हम लोग बात करेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद हम लोग डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट जो ये फिनोमेना है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें हम लोग ये पता चलता है कि लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो कैसे डुअल नेचर के होते हैं, ठीक है। सम टाइम इट शोज द बिहेवियर ऑफ लाइट वेव एंड सम टाइम इट शोज द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। तो डुअल नेचर लाइट के बारे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कशन वहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका ओवरऑल समरी है सिलेबस का, ठीक है, जो कि हमें थ्रू आउट द सिलेबस पढ़ना है और ये काफ़ी मज़ेदार है। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको बहुत अच्छा फील आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज के बारे में, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ चार्ज के बारे में, ठीक है। चार्ज से जुड़ी हुई जो कंसेप्ट है उसके बारे में सिर्फ आज चर्चा होगी और वीडियो थोड़ी लंबी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वीडियो जरूर देखना। आपको चार्ज का कम से कम फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब तक आप फंडामेंटल चीज पे फोकस नहीं करोगे आने वाली टॉपिक्स फिर धीरे धीरे आपको टफ लगने लगेगी। तो अच्छा होता है क्या, जैसे अगर आप एक कंसेप्ट बिल्ड करना चाह रहे हो ना तो आपको बेसिक चीजें को अच्छा से पकड़ के चलना होता है, ठीक है। चाहे कोई भी टॉपिक हो, टाइम लगेंगे। आजकल का मैं देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टाइम देना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि किसी तरह से मैं सीख लूँ, बस 4-5 न्यूमेरिकल्स कर लूँ और उसके बाद आईआईटी में जाकर टॉप कर दूँ। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। ये आपको अभी तो सपोज करो कि गलती से आपने रैंक ला भी लिया ना, तो फिर जब आप फर्दर स्टडी करोगे तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है और उनसे बात करके मैं पूछा हूँ उनसे, ठीक है। इसलिए जो उनसे बातें निकली है ना वही बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपको बेसिक पे कमांड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी आगे चल के। और बेसिक करने के लिए यू हैव टू गिव टाइम, अदरवाइज देयर इज नो एनी ऑप्शन। तो आपको टाइम देना होगा और जो फंडामेंटल चीजें हैं उस पर थोड़ा कमांड, थोड़ा सा वक्त दो आप, ठीक है। आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है ये सब, ठीक है। और देखो पहले क्या होता था कि जो टॉपिक्स होते थे उनको समझाने वाले अच्छे टीचर्स नहीं होते थे। कहने का मतलब है कि वो क्लासरूम में जाओ आप तो एक बोरियत जैसा फील होता था, लेकिन अभी आप देखोगे तो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर आप सीखना चाहो तो आपको विजुअलाइज करके लोग दिखाते हैं, विजुअलाइज कराएंगे आपको कि हाँ चार्ज क्या है, फील्ड कैसे कैसे ट्रेवल कर रहा है, फील्ड अलग अलग पॉइंट पे कैसे वेरी करता है। जस्ट यू विल इमेजिन दोज थिंग्स एंड यू विल विजुअलाइज ऑल दोज थिंग्स, वेक्टर्स का कंसेप्ट सब कुछ। तो आज जब इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इतने अच्छे अच्छे स्लाइड्स, इतने अच्छे अच्छे आपको डेमोज और इतने अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशन आपको मिल रही है तो फिर इसमें आपको और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। ये मेरी जस्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि अच्छे से पढ़ाई करो एंड जस्ट सी द इंटायर बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तब आपका फिर सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम लोग आज फंडामेंटल चीज चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर इसका फर्दर हम लोग सिलेबस को धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये चार्ज के बारे में बताता है जो चार्ज रेस्ट पे होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली सिर्फ चार्जेस एट रेस्ट की बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में, ठीक है। चार्ज इसको हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये नाउ व्हाट इज चार्ज? देखो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी मैटर का, ठीक है। हम सब जानते हैं कि मैटर एटॉम से बना हुआ है, ठीक है। एटॉम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। उसके अंदर जब प्रोटॉन की हम लोग बात करें तो क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। फिर क्वार्क्स के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, तो वो हमें उतना डीप नहीं जाना है। हम बस इतना फंडामेंटल अभी समझ रहे हैं कि कोई भी जो मैटर है वो एटॉम से बना हुआ है, ठीक है। और चार्ज वो मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि इंट्रिंसिक है, उसके बाद फिर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप डेफिनेशन लिख सकते हो सिंपल सा, चार्ज इज द
intrinsic property charge is the intrinsic property of matter। ठीक है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक मतलब कहने का मतलब है ये जन्मजात होता है। ठीक है, ये एक नेचर का मीन्स प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, इंट्रिंसिक वो एक मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके बाद फिर कोई उसका प्रॉपर्टी नहीं होता है। राइट, तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखो चार्ज बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं चार्ज को कैपिटल क्यू से। ठीक है, चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। अब देखो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस का। तो चार्जेस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम लोग कहते हैं माइनस क्यू, इसको कहते हैं प्लस क्यू। ठीक है, अब देखो अब इसका जो नेचर होगा वो समझते हैं। नेचर क्या है, सिंपल सा कि जब प्लस चार्ज होंगे तो वो रिपेल करेंगे, ये नेचर है। माइनस चार्ज भी रिपेल करेंगे और प्लस और माइनस ये जो है अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये अट्रैक्शन शो करेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है चार्ज का, प्लस प्लस रिपेल करते हैं, माइनस माइनस रिपेल करते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये सब फंडामेंटल चीजें हैं। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज का यूनिट का। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज। देखो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ऐसा यूनिट चार्ज का क्या है हम जानते हैं, कूलम। ठीक है, और इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें चार्ज का डायमेंशन का, तो डायमेंशन भी आप देख लो। चार्ज का जो डायमेंशन है वो क्या होता है, देखो चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखेंगे। हम जानते हैं करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा, I T हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं I इंटू टी। ठीक है, अब ये हो गया मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में। तो डायमेंशन फार्मूला Q का बेसिकली क्या हो गया, I इंटू टी, और I इज बेसिकली एम्पियर टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I का जो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर में होता है और उसको हम डायमेंशन फार्मूला में A लिखते हैं। ठीक है, चलो तो ये डायमेंशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। आज बहुत ही फंडामेंटल सा लेक्चर है ये। ठीक है, ये सब आपको पता होगा, जस्ट हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है E। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज का। ठीक है, और इसको हम कहते हैं E इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, इसका वैल्यू है। अब प्लस माइनस क्या डिनोट करता है, पोलरिटी, चार्ज का पोलरिटी। अगर चार्ज प्लस है, ठीक है, अब देखो जो E होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, E माइनस को, और E प्लस होगा कहीं पे, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, अब इन दोनों का चार्ज क्या है, चार्ज सेम रहेगा यही, बट इनकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन है तो प्लस 1.6 इंटू 19 इंटू 10⁻6। देखो 1.6 इंटू
10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये प्लस में हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करें तो ये माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चार्ज का मास, सॉरी चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन है इसका मास क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब याद कर लोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो इलेक्ट्रॉन मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, राइट। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन का मास का। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, तो ये हो गया मास चार्ज का, हमने देख लिया, स्मॉलेस्ट यूनिट देख लिया चार्ज का, उसका वैल्यू देख लिया हमने, इलेक्ट्रॉन का मास भी देख लिया, प्रोटॉन का मास भी देख लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का चार्ज का। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं चार्ज का अभी डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है। ठीक है, हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। ठीक है, ये पहले हम लोग फंडामेंटली इसको समझते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, सपोज करो हम कह रहे हैं कि एक बॉडी है जो न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल कहने का क्या मतलब है आप बता सकते हो। न्यूट्रल मतलब ये है कि नंबर ऑफ मीन्स क्या है, नो चार्ज। ठीक है, पहले तो हम बोलते हैं कि नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा तभी बॉडी न्यूट्रल होगी। ठीक है, और नो चार्ज का मतलब ये हो सकता है जो एक बॉडी होता है उसके अंदर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का होता है उतना नंबर इलेक्ट्रॉन्स का होता है, तब बॉडी को हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल कब, जब n इज इक्वल टू p। ठीक है, जब टोटल नंबर ऑफ E इज इक्वल टू p। ठीक है, E जो होगा E माइनस इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा प्रोटॉन के बराबर, तब वो बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी, राइट। अब देखो, अब फंडामेंटल कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एटम, ठीक है, कोई भी एटम जो होता है उसका हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर एटम का स्ट्रक्चर देखो आप, एक एटम है ये। ठीक है, एटम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट होती है। एक सिंपल सा मॉडल है एटम का। ठीक है, ये ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं ऑर्बिट में। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हम कहते हैं, इसको कंसीडर करते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है एटम का। ठीक है, अब देखो, अब होता क्या है एक्चुअली में कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, जो ऑर्बिट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जब सेंटर होता है उसमें न्यूक्लियस होता है जो कि एक टाइटली बाउंड सिस्टम होता है। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम को चार्ज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ एनर्जी देके इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने में हमें बहुत कम एनर्जी देनी होगी तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन हम अगर प्रोटॉन को निकालने का कोशिश करें तो हमें बहुत ही एनर्जी देनी होगी। ठीक है, इतना एनर्जी देना होगा कि वो एनर्जी से हम जितना में बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालें उससे ज़्यादा हमें खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक अपना एफिशिएंट के लिए क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का सेवरल मेथड है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो वो सब अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे चार्ज को हम बाहर निकालते हैं, राइट। बस अभी हम जस्ट बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं कि चार्ज किसी बॉडी पर डेवलप कैसे करता है। ठीक है, तो ये सिस्टम में हम क्या करते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यहाँ प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत ही एक्सेप्शन केस होता है, अगर
अगर हम लोग बात करें, अगर पार्टिकल फिजिक्स की बात करें, तब वहाँ पे हम लोग हाई एनर्जी पार्टिकल से देके और इसको प्रोटॉन को ब्रेक करके फिर प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन जो हम नॉर्मल सा जो फिनोमेना होता है हमारे नेचर में, उसमें हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ही हेल्प लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि वो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, तो उस पर कम एनर्जी भी देंगे तो वो बाहर आ जाएगा। लेकिन इसमें टाइटली बाउंड होते हैं, आपको इनफ एनर्जी देनी होगी तब ये बाहर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन को हम बाहर करेंगे, ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये तो आप समझ गए बेसिकली कि कैसे हम लोग किसका ट्रांसफर होता है, याद रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब देखो दो बॉडी है हमारे पास, ठीक है, दो बॉडी है, ठीक है, और दोनों, अब सपोज करो कि ये एक न्यूट्रल बॉडी है, दोनों न्यूट्रल है, ठीक है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि इस बॉडी से इस बॉडी -q ट्रांसफर किए, ठीक है। अब ट्रांसफर करने का जो जरिया है मेरा, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट सपोज करो कि हम ट्रांसफर किए एक न्यूट्रल बॉडी सिस्टम से दूसरा न्यूट्रल बॉडी सिस्टम में। सपोज करो कि ये A है और ये B है, ठीक है। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम इसमें डालेंगे, ठीक है, तो इस पे क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, ऑब्वियसली +q, ठीक है, और इस पे क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, -q। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूट्रल थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया इस सिस्टम में, क्योंकि इनिशियली क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो डिफिशियंसी किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, और किन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। और बॉडी ए पे जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये नेगेटिवली चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इस पे शिफ्ट किया है, ट्रांसफर किया है। तो ये बॉडी न्यूट्रल था, तो अब इस पे एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये बॉडी से हमने एक नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाला, तो ये बॉडी एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप चार्ज को ट्रांसफर करते जाओ, ठीक है। तो जो चार्ज का जो ट्रांसफर होगा, ठीक है, वो हमेशा एक इंटीजर फॉर्म में ही होगा, ठीक है। इंटीजर फॉर्म कहने का मतलब है कि ये 1q होगा, 2q होगा, या फिर हम कह सकते हैं 3q होगा, +3q, -3q भी आप कह सकते हो, माइनस प्लस तो नहीं, हमेशा माइनस, क्योंकि चार्ज को हम सिर्फ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ही हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो -3q, 4q, 5q, तो ऐसे हम क्या करते हैं कि ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर प्रोसेस है, ठीक है, और इसको हम ओवरऑल लिखते हैं ±NE, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये कहा जाता है इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको, इस मेथड को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम से दूसरे आइसोलेटेड सिस्टम में। तो एक ये सिस्टम एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी से हमने एक चार्ज को निकाला, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और यहाँ पे जो n है इसको हम बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। ये जो चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो एक हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही होगा, ठीक है। हम फ्रैक्शन फॉर्म में चार्ज का ट्रांसफर नहीं करते हैं, राइट। सो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वार्क्स की, ठीक है। खैर ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर योर एडवांस नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ कि क्वार्क्स जो है ना वो इंटीजर को फॉलो नहीं करते हैं, वो एक हाफ इंटीजर फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है कि वो एक फ्रैक्शन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। +-3 5e/3 सॉरी 2e/3 +-2e/3, तो इनका जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, क्वार्क्स का। खैर क्वार्क्स हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पार्टिकल फिजिक्स आप पढ़ोगे तब इसका यूज हम वहाँ करते हैं, ठीक है, कि एक जो प्रोटॉन होते हैं वो दो क्वार्क्स, दो अप क्वार्क्स एक डाउन क्वार्क्स से बने होते हैं। ये पार्टिकल फिजिक्स की बात है, हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं अभी। हमने बस ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो एक हमेशा इंटीजर फॉर्म में होता है, और इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी मेथड को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको रिलेट करता हूँ जो कि इनवेरिएंट फेनोमेना के बारे में बताता है,
ठीक है। चार्ज पहले हम समझते हैं, अभी तक तो हमने देख लिया कि चार्ज क्या है, ठीक है, चार्ज का प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस कर लिया, उसके मास को भी देख लिया, लेकिन एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है चार्ज और मास में, पहले डिस्कस करते हैं। चार्ज और मास, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, तो ये तो आइदर प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन मास हमेशा प्लस होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। मास को हम नहीं कहते हैं कि -4 kg है, -3 kg है, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब चार्ज जो है, ठीक है, ये रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, ठीक है। रिलेटिविस्टिक मैं भी आपको समझाता हूं कि ये क्या चीज है। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट क्वांटिटी, ठीक है। बट ये जो है मास वेरीज विथ स्पीड, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको कि कैसे मास वेरी करता है स्पीड के साथ, बट चार्ज जो है एक रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट क्वांटिटी है। इनवेरिएंट मीन्स ये चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, ये स्पीड के साथ इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है, ये एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। बट मास की हम बात करें तो मास स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपकी मास बढ़ जाएगी, एनर्जी में कन्वर्ट। आप जानते होगे एक फॉर्मूला E = mc², ये आइंस्टाइन का बहुत फेमस इक्वेशन है, ठीक है। ये कहता है कि अगर आप, ये मास है, ये c है, ठीक है, अगर आप c के स्पीड से चलोगे तो आपका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये उनका फेमस इक्वेशन है E = mc²। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम अभी बात कर रहे हैं कि मास कैसे स्पीड के साथ वेरी करता है। तो आपको पता होगा कि फेमस इक्वेशन है m = m0√1 - v²/c², ठीक है। जहाँ पे ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिंग मास, और ये जो होता है हमेशा रेस्ट मास होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है ये, और v इज द स्पीड विथ विच दिस मास इज ट्रेवलिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन से आप क्लियरली समझ सकते हो। अब सपोज करो कि अगर आपकी वेलोसिटी 0 है, मीन्स अगर आप रेस्ट पे हो, ठीक है, तो क्या है, जो मास वेरिंग मास का है वही आपका रेस्ट मास का होगा, ठीक है, मतलब मास में कोई चीज़ नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे आप ये वेलोसिटी चेंज करोगे, ठीक है, जैसे जैसे आप वेलोसिटी स्पीड, तो क्या होगा, ये क्वांटिटी छोटा होते जाएगा, ठीक है। जैसे छोटा होगा इसके साथ ये करोगे तो फिर होगा क्या, ओवरऑल ये जो सिस्टम है मेरा, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो सिस्टम है वेलोसिटी के साथ चेंज करेगा, ठीक है। और ये जो मेरा जो एक्चुअल मास है, ठीक है, वो रेस्ट मास के साथ उसमें चेंजेस आएगा जब हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड तो नहीं अचीव कर सकते हैं, उससे थोड़ा कम स्पीड में भी हम चलेंगे तो मास में आपका बहुत वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के थ्रू आप ये समझ गए कि मास जो है एक इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं है, वो स्पीड ऑफ लाइट से वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और उसकी मास चेंज होती है। बट ये एक रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, इस पे स्पीड ऑफ लाइट का कोई असर नहीं पड़ता है, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था चार्ज और मास के बीच, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी का, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चार्ज हमने देखा है, ठीक है। अब उस पर एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि सपोज करो कि हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया है, ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इसमें -q एक चार्ज है, ठीक, यहाँ +2q चार्ज है और यहाँ एक +3q चार्ज है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें यहाँ पे समथिंग हमने कुछ किया, समथिंग डन, ठीक है। हमने इस आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ किया, हो सकता है हमने जस्ट उसको, अब बताओ कि ये सिस्टम जो मेरा आइसोलेटेड सिस्टम ए था, ठीक है, सपोज करो ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, ठीक है। हमने इस सिस्टम में कुछ किया, मीन्स उसको स्क्रम्बल किया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि कुछ इस सिस्टम में चेंजेस आ गया, ठीक है।
अब ये सिस्टम में जब चेंज आया तो जो -q था वो 2q बन गया, -2q बन गया, और जो +2q था वो +q बन गया, ठीक है। और यहाँ पे एक अननोन चार्ज Q बन गया। अब इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या चार्ज होगा, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा आप कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन कंसेप्ट लगाओगे, ठीक है। और एनर्जी कंजर्वेशन कंसेप्ट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली -q + 2q + 3q, दिस विल बी इक्वल टू -2q + q + Q। हमें फाइंड करनी है Q की वैल्यू। अब देखो यहाँ से -2q, अब देखो यहाँ पे इस सारे चार्ज को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, -2 और ये प्लस हो जाएगा तो +4q, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2q, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा -2q, ये हो जाएगा +4q + 3q, ये हो जाएगा Q। अब देख लो आप कितना आया वैल्यू, 4 + 3 7, 7 - 2, ये हो जाएगा +5q। तो Q की जो वैल्यू हो गई +5q हो गई, ठीक है, +5q हो गई। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से इसी तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आपको वैल्यू फाइंड करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एनर्जी ए क्वांटाइजेशन कंसेप्ट, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की कंसेप्ट लगा रहे हैं तो ये चीज पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, बस सिंपल सा है। हम इसमें सपोज करो कि आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है और इस न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, और ये +q = 6 नैनो कूलम है, ठीक है। हमें इस बॉडी को, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है। कैसे पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो सकता है, क्या हम यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम में, इस सिस्टम हम क्या कर सकते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी है, इस सिस्टम हम क्या करेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, आप बता सकते हो। अभी मैंने आपको जस्ट क्लियर किया है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि सिंपली इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा, ठीक है। जब इससे आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे इस न्यूट्रल बॉडी से तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जो कि एक 6 नैनो कूलम का है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहाँ से हम कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे, जस्ट फाइंड आउट, ठीक है। तो क्या अप्रोच लगाओगे आप, यू नो दिस फॉर्मूला Q = +ne, ये आप फॉर्मूला जानते हो। आपको Q दे रखा है +6 नैनो कूलम, 6 नैनो कूलम +ne, यू नो E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है अभी हमने बताया था। तो n यहाँ से निकल जाएगा, वो कितना हो जाएगा 6 अपॉन व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब यहाँ से c कट जाएगा एंड n इज बेसिकली नैनो, ठीक है। दिस विल बी सिंपली 10⁻9 कूलम, ठीक है। तो c कट जाएगा और यहाँ से आप इसको 6/1.6 × 10⁻10, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि this n is the number of electrons you are removing from this neutral body to become this a charged body with positive charge with 6 नैनो कूलम, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आपको कंसेप्चुअली समझना, ये बहुत ही फंडामेंटल चीजें, ये सब अभी एडवांस तो बाकी है अभी हमारा। तो ये था ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और क्या, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट, तो ये था ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग।
अभी तक हमने देखा कि बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है, बॉडी पे चार्ज कैसे डेवलप होता है, कैसे करते हैं, हमने अभी तक नहीं देखा। हमने देखा कि बॉडी पे कैसे चार्ज डेवलप होते हैं और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी को समझा, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है।